Hey, what's up guys? Welcome back to the another part. So this is the 20th part guys, and इससे पहले हमने ऑलरेडी 19 वीडियोस यहाँ पे देख लिए हैं. ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. तो बेसिकली आपने देख लिया होगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई नया है चैनल पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो. ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अब्स्ट्रैक्शन गाइस. और बिफोर वी स्टार्ट अबाउट मैंने बताया था कि अब्स्ट्रैक्शन एक ऊप्स कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं, कुछ क्लासेस को जान लेते हैं, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसको अगर इनहेरिट करना है तो क्या कुछ करना पड़ता है. तो ये जो मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, ये सभी चीजें जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ये सब कुछ एक बेसिक होगा गाइस अब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए. तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन में 4 मेथड को यूज किया जाता है. तो उन 4 मेथड्स में से 2 मेथड जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे डिपेंड होते हैं. तो जब तक हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं समझेंगे तब तक अब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, जो कि ऊप्स का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो उससे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लेंगे. तो आज की इस वीडियो में व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट देखेंगे और उसके बाद फाइनल कीवर्ड जो है क्यों यूज किया जाता है और किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में मैं एक के बाद एक डिस्कस करूंगा. तो बहुत सारे एग्जांपल्स एज यूजुअल कॉम्प्लिकेटेड उल्टे सीधे एग्जांपल्स हम देखेंगे गाइस, जिससे कि आपको इसमें बहुत ही परफेक्शन मिल जाए. ओके, ऑलराइट सही. ओके, तो आई विल स्टार्ट विद डेफिनेशन गाइस. ओके, so I'll just select the definition here and you can see. So this is a topic abstraction. तो abstract क्या होता है, पहले abstract को समझ लो. Abstract is a keyword which can be used with class and method. तो abstract एक keyword है जो कि जावा में डिफाइंड है, जो कि क्लास या फिर मेथड के साथ हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो abstract is a method which can be used with class and method. Now उसमें 2 क्लासेस आते हैं. क्लास में 2 टाइप होते हैं गाइस. एक होता है कॉन्क्रीट क्लास और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, तो एक कॉन्क्रीट क्लास होता है और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है. अब कॉन्क्रीट क्लास क्या है और अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ठीक है, इसको जान लेते हैं. ऑलराइट, सो इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वी रेफर इट एज कॉन्क्रीट क्लास और नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो बेसिकली देखिए, जब भी हम कोई क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से लिखते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, मतलब अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. ठीक है, तो उसके इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट यूजिंग डिक्लेयर्ड यूजिंग, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है. वन मिनट, इसको इरेज करता हूँ तब हम इसमें लिख पाएंगे. ओके, तो इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड इज नॉट, ठीक है, तो नॉट यहाँ पे मिसिंग है, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है. तो इफ अ क्लास इज नॉट डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वी रेफर इट एज कॉन्क्रीट क्लास और नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, इसको अगर यूज किए बिना हम लिखेंगे क्लास का नेम, तो जैसे कि हम सब कुछ यहाँ तक जो लिखते आ रहे हैं सब कुछ कॉन्क्रीट क्लास था, मतलब हम कहीं पे भी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किए हैं. ठीक है, तो जब भी हम अब्स्ट्रैक्ट विदाउट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट क्लास. तो कॉन्क्रीट क्लास कैन अलो ओनली कॉन्क्रीट मेथड्स. तो कॉन्क्रीट क्लास में सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड से रह सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेंगे. तो एग्जांपल क्या है गाइस, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हम हर बार लिखते हैं, क्लास और उसका नेम, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉन्क्रीट मेथड्स या फिर जो भी वेरिएबल्स सब कुछ लिखते हैं. तो बेसिकली अगर क्लास को हम विदाउट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट क्लास. और जो भी हमने आज तक लिखा है सब कुछ कॉन्क्रीट क्लास ही लिखा है गाइस. ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कॉन्क्रीट क्लास का. अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इसके अपोजिट होता है. इन द सेंस आप देख सकते हैं, इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अगर हम क्लास को डिक्लेयर करते वक्त अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो उसे क्या बोल सकते हैं, हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे. सॉरी, abstract class बोलेंगे. ओके, तो we refer it as abstract class. Abstract class can allow both abstract methods and concrete methods. तो इसमें both abstract methods भी रह सकते हैं और concrete methods भी रह सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए, जो abstract कीवर्ड है ये क्लास से ठीक पहले हमने लिखा है abstract class B. यहाँ पे abstract methods भी रहेंगे और concrete methods भी रहेंगे. तो अगर इस abstract को मैं हटा दूंगा तो ये concrete class हो जाएगा
अगर मैं यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या परमिसिबल है गाइस? अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी लिख सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट मेथड को भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट मेथड जो होता है वो भी सेम गाइस। अगर यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर नहीं यूज करेंगे तो उसको कॉन्क्रीट मेथड बोला जाता है। तो उसको भी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ गाइस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए कॉन्क्रीट मेथड, अ मेथड विच हैज बोथ डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट मेथड। अगर कोई मेथड का बोथ है, मतलब डिक्लेरेशन भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, जैसे कि हम लिखते थे, हम आज तक कैसे लिखे हैं, क्लास लिखा, उसके बाद उसका नाम लिखा, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और कुछ इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिख दिया। तो हम जो भी लिखते थे गाइस, कॉन्क्रीट क्लास था और कॉन्क्रीट मेथड को लिखते थे। हमने आज तक अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को नहीं लिखा, आज के बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है और डिक्लेरेशन भी होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम जो भी नॉर्मली लिखते हैं सब कुछ कॉन्क्रीट मेथड और कॉन्क्रीट क्लास में आता है। तो ये जो कॉन्क्रीट मेथड है गाइस, इसका रिटर्न टाइप वाइड है, इसका नाम कैट है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर कुछ मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट्स। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोल सकता हूँ ये जो कॉन्क्रीट मेथड है। अब उसके बाद आता है गाइस इसके अपोजिट अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, a method which has only declaration and no implementation is referred as abstract method। तो ये पूरा अपोजिट होता है गाइस कॉन्क्रीट मेथड के। तो कॉन्क्रीट मेथड जो होता है उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है और डिक्लेरेशन भी होता है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली डिक्लेरेशन होता है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मतलब जस्ट हम डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें क्या है ऐसा कुछ हम डिफाइन नहीं करते, कुछ भी क्लियरली नहीं लिखेंगे, तब उसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको कैसे लिखा जाता है गाइस, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को आपको लिखना है, उसके बाद रिटर्न टाइप लिखना है, उसके बाद मेथड का नेम लिखना है और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में अगर आप कोई पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं। तो ये सिंटैक्स हो गया। अब एग्जांपल देख लीजिए, अब्स्ट्रैक्ट वाइड वाक, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, उसके बाद वाइड जो है रिटर्न टाइप है, वाक मेथड का नेम है और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे मैं ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन करके मैंने टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब सिर्फ मैंने इसको डिक्लेयर किया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, अगर डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्क्रीट मेथड। अगर सिर्फ डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो आप अभी हमने यहाँ पे 4 टाइप ऑफ डेफिनेशंस देख लिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक देख लिया, उसके बाद कॉन्क्रीट क्लास देखा, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट मेथड देखा, उसके बाद कॉन्क्रीट मेथड हमने देख लिया। तो जैसे कि जस्ट क्विक रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल से यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है गाइस, और पहले कॉन्क्रीट क्लास देख लेते हैं। तो जस्ट देखा है, अगेन एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जस्ट इन केस किसी को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो इफ अ क्लास इज नॉट डिक्लेयर्ड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वी रेफर इट एज कॉन्क्रीट क्लास। तो कोई भी अगर क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किए बिना लिख रहे हैं, जो कि हम नॉर्मली लिखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट क्लास बोलेंगे। अगर कोई क्लास को आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करके लिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रह सकता है और कॉन्क्रीट मेथड भी रह सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट क्लास में सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड्स रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो मेथड्स होंगे सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड्स ही हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जनरली हम जो लिखते थे वो सब कुछ कॉन्क्रीट क्लास था और उसमें सिर्फ कॉन्क्रीट मेथड्स ही रहते थे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम नहीं अलाउ करते, मतलब जेवीएम अलाउ नहीं करता। राइट, अब इसके बाद आता है कॉन्क्रीट मेथड। अ मेथड व्हिच हैज बोथ डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट मेथड। तो एक मेथड का डिक्लेरेशन भी है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट मेथड। अब जो भी हम लिखते थे सब कुछ कॉन्क्रीट मेथड से लिखते थे। तो इसको अगर समझ लेंगे तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। देखिए, कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट मेथड, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये 4 आते हैं। तो बेसिकली जो कॉन्क्रीट है हम नॉर्मली यूज करते थे। कॉन्क्रीट क्लास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज होता,
और कॉन्क्रीट मेथड क्या होता है, उसमें डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को लिखते हैं। तो जो भी नॉर्मली फर्स्ट डे से हम लिखते थे सब कुछ कॉन्क्रीट था। अब अब्स्ट्रैक्ट जो है नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डिक्लेरेशन होगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना आप। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल इंटरव्यू में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल जो कि दोनों पार्टी को यहाँ पे मतलब नॉर्मली आपको पता है राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक दो पर्सन है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको कि दोनों को परिपालन करना होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ओबे करना होगा। तो गवर्नमेंट भी ओबे करेगा और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ओबे करेगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव टू ओवरराइड द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसका सीधा मतलब क्या है गाइस, जब भी हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होते हैं गाइस, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और उसके बाद कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि वहां पे सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया था। तो तब आपको क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। तो ओवरराइड पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली ये फ्लो है गाइस, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। तो ओवरराइड यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड करना होगा। ये फर्स्ट रूल कहता है। उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मान लो मैं जो मेथड्स है उसको ओवरराइड नहीं करना चाहता, ठीक है, तो उसको ओवरराइड मैं नहीं करूंगा, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ है, जी हाँ है आपके पास। तो क्या है, when a class inherits an abstract class and if you don't want to override the method then make the class as abstract। तो अगर ये जो मेथड होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको आप ओवरराइड नहीं करना चाहता, कुछ रीजन हो सकता है आपको, तो पर्टिकुलरली आप नहीं चाहते कि मैं इसको ओवरराइड करूं, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि जो क्लास आपने इनहेरिट किया है, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे क्लास में इनहेरिट किया होगा, तो जिस भी क्लास में आप उसको इनहेरिट कर रहे हो उस क्लास को भी, जो सब क्लास है उस क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दो, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई एरर नहीं थ्रो करेगा जेवीएम। ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है गाइस, इनको आपको किसी भी हालत में फॉलो करना है अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इसका समरी क्या है गाइस, जब भी हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स उसमें डिफाइन किए गए थे उसको ओवरराइड कर दो, इनकम्प्लीट थे वो, मतलब अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इनकम्प्लीट मेथड है, उसको कंप्लीट कर दो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मैं नहीं चाहता कि जो ओवरराइडिंग है वो वहां पे हैपन हो या फिर करूं, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो भी सब क्लास में मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ वहां पे उस सब क्लास को मैं अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से जोड़ दूंगा, यानी कि उसको भी मैं एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा। अब ये सब कुछ कैसे करना है और कहाँ पे कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा गाइज। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं एग्जाम्पल के डिस्कस करने के बाद आऊंगा, ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हमारा पिछला सेशन था गाइज, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था। अब इसको मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे नया पैकेज बनाऊंगा, ठीक है। तो नया पैकेज और इसको नाम दे देते हैं कुछ अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। तो मैंने इंटेंशनली ऐसे लिखा है गाइस अब्स्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट कैसे, अब्स्ट्रैक्ट जो है कीवर्ड है, उसको मैं पैकेज का नाम नहीं दे सकता, तो इसके चलते मैंने 2 टी यहाँ पे लिखे हैं। अब इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ अब्स्ट्रैक्ट पैकेज में कुछ क्लासेस क्रिएट करूंगा और आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई विल जस्ट स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, लेट अस से पर्सन क्लास का नाम है और सेम पैकेज में जो भी अब्स्ट्रैक्ट पैकेज मैंने बनाया था उसमें रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए
जैसे कि मैंने बताया था, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ओके, क्लास मैंने बना लिया। अब इसमें क्या करूंगा गाइज, इसको अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पे लिखना चाहता हूँ तो आप सबको पता है कि पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना होगा। तो ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखना है, और ए स्मॉल होना चाहिए, सब कुछ स्मॉल है गाइस, ठीक है। ऐसे लिखूंगा तो ये जो पर्सन क्लास है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को हटा दूंगा तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट क्लास हो गया। अब मैं कॉन्क्रीट क्लास नहीं चाहता, एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, तो सिर्फ मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट वाला कीवर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना होगा क्लास के नेम से पहले, ठीक है। तो ये क्लास का नेम है, तो इससे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर इंसर्ट कर दूंगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखूंगा गाइस। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे लिखा जाता है, बेसिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लाइक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट और उसके बाद रिटर्न टाइप वाइड ले लेता हूँ और मेथड का नाम लेटेस्ट से ईट ले लूंगा, ठीक है। तो इतना मैंने लिख दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लाइक ऐसा ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो मेथड है मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसका सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक ईट करके मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बना लिया है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, और एक दूसरा क्लास बना लेता हूँ, राइट। तो दूसरा क्लास बना लेता हूँ, और लेट मी जस्ट प्रेस कंट्रोल यस, और यहाँ पे क्लास न्यू, और उसका नेम कुछ भी दे सकता हूँ गाइस, लाइक मैं जेरी लेना चाहूंगा, और इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया चाहता हूँ, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी आ गया, मतलब इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूंगा। तो क्लास जेरी, ठीक है। तो क्लास जेरी एक्सटेंस मतलब इनहेरिट कर रहा हूं मैं, किसको, पर्सन को यहाँ पे इनहेरिट करूंगा। तो पर्सन को मैंने क्लास जेरी में इनहेरिट कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना चाहूंगा गाइस, इसके अंदर ये जो क्लास जेरी है इसके अंदर मैं ओवरराइडिंग भी करना चाहता हूं। तो ओवरराइडिंग कैसे लिख सकते हैं, अगर ओवरराइड कुछ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब बेसिकली जो भी प्रोग्राम आपका देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि मेथड को ओवरराइड किया गया है, तो इसके चलते एनोटेशन मतलब एट ओवरराइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे तो जो भी इंसान इसको पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ओवरराइडिंग किया गया है। तो क्रिएट एनोटेशन ओवरराइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है क्रिएट करने की, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके। तो एट ओवरराइड मतलब जो पिछला जो नीचे का जो मेथड है उसको मैंने ओवरराइड किया है। तो मेथड का रिटर्न टाइप क्या था, वाइड था, उसके बाद मेथड का नेम ईट है, ओवरराइड कर रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना होगा मुझे, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। तो सेम डिक्लेरेशन मतलब सेम सिग्नेचर मैंने रखा एज दैट ऑफ द पर्सन क्लास में जो भी ईट था इसको मैं सेम डिक्लेरेशन रखा हूँ, लेकिन इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे ईटिंग फूड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ईटिंग फूड मैंने लिख दिया। अब देखिए गाइस मैंने ओवरराइड कर दिया है ईट मेथड को। तो बेसिकली हमारे पास जब भी मैंने क्या कहा था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नोड पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव टू ओवरराइड द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे किया है गाइस। पर्सन क्लास सॉरी एक मिनट, तो पर्सन क्लास जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एक वाइड ईट, तो उसको मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया। तो या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इस मेथड को ओवरराइड करूं या फिर इस क्लास को मैं एब्स्ट्रैक्ट करूंगा। तो बेसिकली अगर इसको ओवरराइड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा। तो देखिए एरर दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख दूंगा तब इसका जो है एरर चला जाएगा, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से लिखूंगा तो गाइस आप देखिए यहाँ पे एरर चला गया, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है when a class inherits an abstract class and if you don't want to override the method then make the class as an abstract। तो यहाँ पे इस मेथड को मैं ओवरराइड नहीं करना चाहता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये जो क्लास आपने इनहेरिट किया हुआ है मतलब पर्सन को जेरी में इनहेरिट किया, तो जेरी को क्या कर दो आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो, तब आपको कोई एरर नहीं आएगा, तब JVM को कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ओवरराइडिंग ही यूज करूंगा। तो बेसिकली इसको हटा देता हूँ और ये जो मैंने कमेंट किया हुआ एरिया था इसको मैं वापस से अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब कहाँ पे, यहाँ पे मेन मेथड में आते हैं और जेरी का एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ गाइस, जेरी जे इक्वल टू न्यू जेरी और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो जेरी का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें जे डॉट ईट मेथड को मैं कॉल करता हूँ। तो जे डॉट ईट और यहाँ पे कोई मतलब इनपुट में नहीं देने वाला। ठीक है, तो इसको अगर रन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ईटिंग फूड। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली आपको एक मेन चीज बताओ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्यों यूज किया जाता है। मान लो आपका एक कंपनी है और वहां पे कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, तो क्लाइंट आएगा तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा और बेसिकली आपको पूरा नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है कि मान लो एक सिटी है, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर सिटी में है। मतलब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ यार, तो इसको अगर समझेंगे तो आपको अब्स्ट्रैक्शन पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है गाइस, मान लो एक सिटी है ए, ठीक है, आप इसमें रहते हो और दूसरी सिटी बी है। ठीक है, आप यहाँ पे रहते हो और आपको जाना कहाँ पे, आपको सिटी ए से सिटी बी तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको कैसे पहुंचना है, किस रूट से जाना है, क्या बस से जाना है, फ्लाइट या फिर ट्रेन, कैसे जाना है, ये सब कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको मेन गोल पता है कि हाँ भाई मुझे सिटी बी में पहुंचना है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हम तब लिखते हैं जब हमें पता है कि क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है गाइस, इस मेथड की सहायता से हमें कुछ ईटिंग के रिलेटेड लिखना है। तो ईटिंग के रिलेटेड कोई काम है तो उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली मुझे इसको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे मुझे क्लाइंट ने बताया था कि ईटिंग के बारे में कुछ लिखना होगा, ईटिंग के बारे में कुछ इम्प्लीमेंटेशन मुझे करना था। तो इन द सेम वे जब भी आप जाना चाहते हो तब आपको रूट पता नहीं है लेकिन आप फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में पता है। तो यहाँ पे भी मुझे फाइनली ईट के बारे में कुछ लिखना है, लेकिन वो कुछ लिखना जो है वो मुझे अभी के लिए पता नहीं है। तब आप क्या कर दो, जो भी आपका क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर कर दो। तो उससे क्या होगा कि क्या करना है आपको ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता चलेगा। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आपको पता चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो ईट मेथड है इसका इम्प्लीमेंटेशन ये करना है, यहाँ पे एक मेन्यू बनाना है, उसके बाद प्राइसिंग देनी है, ये सब कुछ होता है। कुछ भी आपका एप्लीकेशन हो सकता है। तो बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम इनहेरिट करते हैं तो उसको हम इनहेरिट यहाँ पे कर दिए। तो पर्सन को यहाँ पे हमने जेरी में इनहेरिट किया, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कैसे ईट मेथड था उसको कैसे ईट करना है, वहां पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसके चलते एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फाइनली कंपनी में काम करोगे तब हर एक मेथड को आप पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड में लिखेंगे, उसके बाद उसको ओवरराइड करेंगे। तो ये जो भी ऊप्स कॉन्सेप्ट है ये 100% आपको कंपनी में ही यूज होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल था रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ गाइस, लाइक एक ई कॉमर्स का वेबसाइट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़ दो, अब नया क्लास में बना लेता हूँ। लेट अस क्रिएट वन न्यू क्लास एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्लास का नेम क्या होगा, फ्लिपकार्ट रख देते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कुछ भी आप रख सकते हैं, इस सेम पैकेज में मैं इसको रखना चाहूंगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट मैंने एक क्लास बना दिया। अब इसमें क्या है गाइस, इसको भी मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहता हूँ। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट से लिख दो आप, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा और इसमें एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट वाइड और मेथड का नाम क्या है, तो बेसिकली फ्लिपकार्ट में गए तो ऑब्वियसली ऑर्डर ही करेंगे। तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया जो कि सिर्फ डिक्लेरेशन है और कोई इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्लास बना देता हूँ, कंट्रोल एन क्लास, और उसके बाद यहाँ पे इस क्लास का नाम क्या रखेंगे, फोन पे रख देते हैं। ठीक है, तो इसी पैकेज में आएगा और इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे गाइस ये जो फोन पे है वो फ्लिपकार्ट को इनहेरिट करेगा। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, फोन पे एक्सटेंड्स फ्लिपकार्ट। तो फोन पे एक्सटेंड फ्लिपकार्ट मैंने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि हम अभी मेथड को ओवरराइड नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस कि मैं मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो
इसको एब्स्ट्रैक्ट से लिख दो। बेसिकली आपने पिछले एग्जांपल में मेथड को ओवरराइड करके देखा था, तो इसमें हम क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट बना के एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोनों सिनारियों में एक एक एग्जांपल हमारा बन जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए गाइस, इसमें दो मेथड होंगे, एक तो होगा फ्लिपकार्ट से, और इनको मैं यार यहाँ से हटाना चाहूंगा गाइस, क्योंकि अब जेरी और ये जो है इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मेन क्लास को भी हटा दूंगा। ऑलराइट गाइस, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्लिपकार्ट एब्स्ट्रैक्ट वाइड ऑर्डर, और यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट में एक मेथड है मेरा ऑर्डर का। अब फोन पे में भी इसको जैसे कि मैंने कॉपी किया है तो ऑर्डर मेथड आ चुका होगा, उसके अलावा दूसरा मेथड भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा और उसका रिटर्न टाइप वाइड है। लेटर से पेमेंट के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो पेमेंट मैंने लिखा ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये दूसरा मेरा मेथड हो गया जो कि मैंने लिखा है फोन पे के क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक है। अब लास्ट में और एक नया मैं क्लास बना लेता होगा जिसमें इन दोनों को मैं कॉल करूंगा। तो इसका नाम क्या होगा, अब एंड कस्टमर रखेंगे, कस्टमर इस क्लास का नाम है, और इसको सेम पैकेज में रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, मेन मेथड भी हम इसी में लिख देते हैं, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेन मेथड भी ले लेता हूँ। अब मेन मेथड ले लिया गाइस मैंने। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो क्लास कस्टमर जो है, ये जो क्लास कस्टमर है ये किसको एक्सटेंड करेगा या फिर किसको इनहेरिट करेगा, फोन पे को। तो EXTENDS एक्सटेंड्स फोन पे, तो क्लास फोन पे को ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे कि हमने बताया था, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो उनमें से जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उनको ओवरराइड करना होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शनल है गाइस, ये लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं लिखना चाहूंगा जिससे कि जो पढ़ रहा है उसको पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरराइड किया गया है। तो यहाँ पे मैं एट ओवरराइड लिख दूंगा, तो जिसकी मदद से यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो नीचे का मेथड है जिसका नाम है, ठीक है, तो ऑर्डर मेथड जो है यहाँ पे फोन पे में है। ये जो ऑर्डर मेथड सॉरी फोन पे में नहीं फ्लिपकार्ट में है। तो यहाँ पे देखिएगा इस फ्लिपकार्ट को फोन पे ने यहाँ पे इनहेरिट किया है, मतलब जो भी फ्लिपकार्ट में ऑर्डर मेथड है वो फोन पे में आ चुका है। और फोन पे में और एक मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जो कि पेमेंट। तो टोटली फोन पे में कितने मेथड्स है, दो मेथड है, एक जो फ्लिपकार्ट से आया है और एक जो फोन पे का खुद का है। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे कस्टमर में ओवरराइड करना होगा। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर है उसको ओवरराइड करते हैं। तो वाइड, और यहाँ पे मेथड का नाम है ऑर्डर, तो वाइड ऑर्डर, और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करूंगा। तो system.out.println sysout, और यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डरिंग सम गुड्स, ठीक है। तो सम गुड्स यहाँ पे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अब दूसरा मेथड है जिसको कि मुझे ओवरराइड करना होगा। तो ओवरराइड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से, और उसका नेम क्या है गाइस, पेमेंट। तो पेमेंट उसका नेम है और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो system.out.println यहाँ पे लिखूंगा पेइंग बिल, ठीक है। तो पेइंग यहाँ पे मैं बिल को पे कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने पूरे दोनों जो है मेथड्स को ओवरराइड कर चुका हूँ। अब इसके बाद क्या बचता है गाइस, यहाँ पे मेन क्लास में इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर का जो है, फाइनली जो कस्टमर है इसी का, इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो कस्टमर क्लास है जिसे कि इसने सभी को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है या फिर इनहेरिट किया हुआ है। तो इनको पहले सेव कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड में मुझे लिखना है जहाँ से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो मेथड का नाम क्या है, जो क्लास का नाम क्या है गाइस, कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर। और उसके बाद कोई रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, लेटर C, और उसके बाद कस्टमर और नेम। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कस्टमर क्लास का। तो कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसके अंदर के जो मेथड्स है उनको भी मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। C.order मेथड को मैं पहले कॉल करता हूँ जो कि ऑर्डरिंग के लिए यूज होगा। उसके बाद C.payment मेथड को कॉल करता हूँ जो कि मेरा बिल पे करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जब इसको रन करूंगा
तो आप देख सकते हैं ऑर्डरिंग सम गुड्स, उसके बाद पेइंग बिल्स। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, पहला एक फ्लिपकार्ट करके एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। जब मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरे क्लास में इसको इनहेरिट किया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट को ओबे करने के लिए, और मैंने यहाँ पे चाहा कि मैं मेथड को ओवरराइड नहीं करूंगा। तो जो भी यहाँ पे जो मेथड था इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर मेथड था इसको मैंने ओवरराइड नहीं किया। तो ओवरराइड मेथड को ओवरराइड नहीं करूंगा तो दूसरा ऑप्शन मुझे क्लास को ही अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, तो उसको मैंने बना दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट को ओबे करने के लिए। अब तीसरी चीज क्या की कि एक कस्टमर करके एक नया फाइल बना दिया। वहां पे मैंने क्लास यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे फोन पे जो है इसको मैंने इनहेरिट कर दिया। तो इनहेरिट करूंगा तो ओवरराइड तो करना होगा, या फिर मैं इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है। यहाँ पे जनरली ओवरराइड ही किया जाता है, ठीक है। तो ओवरराइड किया मैंने, पहले जो फ्लिपकार्ट का मेथड था ऑर्डर उसको मैंने किया, उसके बाद फोन पे का जो पेमेंट मेथड था उसको भी ओवरराइड कर दिया। उसके बाद कस्टमर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑर्डर और पेमेंट दोनों मेथड्स को कॉल कर दिया। तो बेसिकली इतना होता है गाइस जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड और अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट क्लास और कॉन्क्रीट मेथड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, राइट। तो अब इसके बाद क्या है गाइस, अब आप जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए थे कि उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि ये जो MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़रूर इनको पूछा जाता है। तो इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या है, इन जावा वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट क्लास बट वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ abstract class as abstract class is a incomplete class। तो देखिए गाइस, अब जब भी जावा में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो जो कॉन्क्रीट क्लास का होता है उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो abstract क्लास होता है उसका जो है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकम्प्लीट क्लास होता है। तो इनकम्प्लीट क्लास में कोई भी वेरिएबल भी नहीं होता और कोई मेथड भी नहीं होता, तो बेसिकली उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जावा में, ओके। तो एक बात हो गई। दूसरी बात, बोथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कॉन्क्रीट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स बट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंस्ट्रक्टर शुड बी इन्वोक्ड बाय द सब क्लास कंस्ट्रक्टर आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, दैट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग प्रोसेस। तो इसको भी हमने पढ़ा था गाइस। मान लो आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और आपने उसको इनहेरिट किया है कोई कॉन्क्रीट क्लास में, तो कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों में ही क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज किया जाता है, बेसिकली वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट में तो कोई वेरिएबल नहीं होता, लेकिन उसका कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं। लेकिन अगर कंस्ट्रक्टर को इनोवोक करना है तो आपको सब क्लास में जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग की जाती है उस कॉन्सेप्ट को यूज करना यहाँ पे पड़ता है गाइस। अब एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा कि इस चीज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एक्लिप्स में हम देख लेंगे, ओके। तो अब तक के लिए जस्ट इतना समझ लो कि हम कॉन्क्रीट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों का ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनोवोक करना है तो मुझे सब क्लास में जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग की जाती है उसको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है। अब तीसरा पॉइंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग, उसमें सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट में दो टाइप होते हैं गाइस। एक होता है इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग जो कि JVM ऑटोमेटिकली कर देता है, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग। तो एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग जो है ये खुद से यूजर को करना पड़ता है या फिर प्रोग्रामर को करना पड़ता है। तो हम प्रोग्रामर है तो एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट को हमें ही लिखना होगा, JVM नहीं लिखेगा। अब इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग कब यूज होता है और एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट्स कब यूज होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड इफ दैट क्लास है सुपर क्लास and if that superclass has a non-parameterized constructor, the subclass constructor will invoke the superclass constructor implicitly। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमने किया था गाइस, ये क्या है, इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग मतलब यहाँ पे और एक बार पढ़ लिया अच्छे से, when we create a object of a class, when we create a object of a class, यहाँ पे क्लास है, एक फ्लिपकार्ट एक क्लास है, इसका हमने एक देखिए एक
कस्टमर यहाँ पे क्लास है, ठीक है। तो कस्टमर क्लास है, कस्टमर का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। तो वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड इफ दैट क्लास हैज अ सुपर क्लास, ठीक है। तो इफ दैट क्लास, अब कस्टमर क्लास का सुपर क्लास कौन सा है गाइस? फोन पे है, तो फोन पे है, जी हाँ ये भी सही है। उसके बाद इफ दैट सुपर क्लास हैज अ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है। अब बोलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हमने लिखा ही नहीं, जी हाँ यहाँ पे कस्टमर कंस्ट्रक्टर होता है जो कि इम्प्लिसिट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जेवीएम दे देता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, राइट। अगर मैं कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली नहीं लिखूंगा तो इम्प्लिसिटली ये जो जेवीएम होता है एक कंस्ट्रक्टर को असाइन करता है, जिसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं है क्योंकि इसको मैंने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया है। तो इन दैट सेंस द सब क्लास कंस्ट्रक्टर विल इनवोक द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है इसका भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है, जो कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है तो फिर भी ये असाइन करता है, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और यहाँ पे ऐसे अगर हम लिख देंगे तो ये बेसिकली अपना कंस्ट्रक्टर होगा। ये जो मैंने यहाँ पे कस्टमर सेम क्लास नेम, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ब्रैकेट्स, तो ये जो है ये जेवीएम ऑटोमेटिकली असाइन करता है गाइस। इसके चलते अगर लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको मैं यहाँ से अब डिलीट भी कर दूंगा तो ये इंटरनली जेवीएम असाइन कर देगा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर तो रहता है। तब क्या होता है गाइस, यहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसा एक लाइन डाल देता है सुपर कह के, ठीक है। तो सुपर कह के एक लाइन डाल देता है गाइस, जो कि किसमें होता है, बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे लिखा था कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर होता है गाइस। इसके अंदर यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ऐसे डाल देगा वो सुपर करके, ठीक है। तो ऐसे सुपर करके देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्लिसिट, इसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो कस्टमर है इसका पेरेंट क्लास कौन सा है या फिर सुपर क्लास कौन सा है, फोन पे है, उसका जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो कि नॉन पैरामीटराइज्ड है, मतलब कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। तब क्या करेगा, जेवीएम इम्प्लिसिटली कॉल करेगा उसको। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। अब अपोजिट यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस, एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, इसका पूरा अपोजिट होगा। When we create an object of a class and if that class has super class and if that super class has a parameterized constructor, the subclass constructor should invoke it explicitly। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोन पे है और इसका एक कंस्ट्रक्टर है मान लो, तो क्लास का नाम क्या है, फोन पे है, और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है एक इंट आर्ग्यूमेंट 1 ये जो है एक्सपेक्ट करता है, तो इंट आर्गुमेंट 1 दे दिया। अब जब यहाँ पे आऊंगा तो ये एरर शो करना स्टार्ट कर जाएगा गाइस, क्योंकि ये जो कस्टमर है इसका सुपर क्लास कौन है, फोन पे है, और इसमें जो कंस्ट्रक्टर दिखा है मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है। और इम्प्लिसिटली जो कंस्ट्रक्टर देता है जेवीएम वो नॉन पैरामीटराइज्ड होता है, कोई भी पैरामीटर नहीं होता, सिर्फ इतना अगर होता तो ये इम्प्लिसिट होता है। और यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगा, देखिए चला गया एरर। अब जब मैं यहाँ पे इंट आर्गुमेंट 1 लिख रहा हूँ तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। सुपर क्लास में अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो मुझे एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग यहाँ पे करनी होगी। मतलब यहाँ पे एक इंट आर्गुमेंट 1 एक्सपेक्ट करता है तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट मुझे पास करना होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट लेटर से 25 में पास कर रहा हूँ, तो ये जो इंटीजर वैल्यू 25 है ये इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे असाइन हो जाएगी, इसको मिल जाएगी। तो इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट, तो ये क्या हो गया गाइस, एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट, जो कि हमें खुद से लिखना पड़ता है। और जो भी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसमें फर्स्ट लाइन होना चाहिए गाइस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस शुड बी फर्स्ट लाइन इन सब क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन होना चाहिए
वरना मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लिख के अगर मान लो कुछ और भी लिखा है तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, एरर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन जो है यही पे कंस्ट्रक्टर में होना चाहिए, एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग क्या होती है और इम्प्लिसिट सुपर कॉलिंग क्या होती है। अब गाइज मैंने वैसे भी आपको एग्जांपल्स तो दिखाई दिए हैं, इन दोनों में ही एडिट करके मैंने दिखा दिया। ओके, तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं और दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ही मैं एडिट नहीं करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूंगा। राइट, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो फोन पे है इसका जो कंस्ट्रक्टर था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दोनों को मैंने सेव किया गाइस। ठीक है, तो सेव कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं दूसरा क्लास बना लेता हूँ, कंट्रोल एन, और ये जो हमारा दूसरा एग्जांपल होगा बेसिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग को इसमें समझेंगे गाइस। और एब्स्ट्रैक्ट में ही होगा, क्लास का नाम लेटर से एक फादर ले लेता हूँ और पैकेज सेम रहेगा। ठीक है, तो पैकेज में उसी पैकेज में मैं लिखूंगा। अब इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इनकी कोई जरूरत अब नहीं है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद सेम गाइस, सेम सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक मेथड को लिखूंगा जो कि लाइक फादर मेथड को मैंने लिख दिया। सॉरी, ये जो कंस्ट्रक्टर है कंस्ट्रक्टर को लिख रहा हूँ, सॉरी मेथड बोल रहा हूँ मैं। तो फादर यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इनसाइड फादर कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया, एक एसओपी स्टेटमेंट जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो उसके बाद एक नया क्लास में यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा जो कि होगा सन का, और ये इनहेरिट करेगा ऑलवेज फादर को, एक्सटेंड्स फादर। ठीक है, तो एक्सटेंड्स फादर मैंने लिखा, तो यहाँ पे क्लास को ओपन क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखूंगा गाइस, किसका, सन क्लास का। तो सन क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट जो है इम्प्लिसिटली होगी, मतलब मैं यहाँ पे इम्प्लिसिटली कुछ एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनसाइड सन, हाँ सन क्लास कंस्ट्रक्टर, तो कुछ इस तरह से लिख दूंगा। अब इसमें ही मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन को भी यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइस, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं लिखूंगा और शायद मेन लिखने से मेन मेथड यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यस, मेन मेथड एक्सप्लिसिट में आ जाता है गाइस, और यहाँ पे न्यू और सन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं जस्ट इतना क्रिएट करूंगा तो ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही यूज मतलब रन हो जाएंगे। तो ऑर्डरिंग सन गुड्स और सॉरी गाइस, जो पिछला था वही रन हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं इसका पाथ चेंज करना होगा, अब तक उसी में अटका हुआ है। तो बेसिकली थोड़ा सा मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो बेसिकली इसका पाथ मैंने सेट कर दिया है। जो डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे रन हो रही थी तो उसको मैंने निकाल दिया पीछे बैकग्राउंड से। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो सेम प्रोग्राम है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइड फादर कंस्ट्रक्टर और उसके बाद इनसाइड सन कंस्ट्रक्टर। तो पहले जो है फादर का कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल करेगा, उसके बाद ही सन का, मतलब जो भी सुपर क्लास होता है उसका कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इनसाइड फादर कंस्ट्रक्टर और उसके बाद ही इनसाइड सन कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की चेनिंग खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सन क्लास का, लेकिन ये जो सन क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रहा है, इसका फादर कौन है या फिर इसका सुपर क्लास कौन है, फादर है। तो पहले फादर के जो कंस्ट्रक्टर है उसको रन किया जाएगा, उसके बाद ही सन का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हो सकता है। तो बेसिकली एक मेथड है गाइस इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए। अब यहाँ पे इसी में हम चेंजेस कर देते हैं गाइस कि मान लो ये जो फादर का कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटराइज्ड हो तो इम्प्लिसिटली हो जाता है, लेकिन मान लो यहाँ पे एक इंटीजर x करके ले रहा है, तब क्या होगा यहाँ पे अगर सन कंस्ट्रक्टर को मैं ऐसे रन करना चाहता हूँ तो एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग यहाँ पे मुझे करनी होगी। तो कैसे करते हैं,
सन के कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहला लाइन सुपर और उसमें ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक इंटीजर पास कर देता हूँ, लेटेस्ट से 100 नंबर पास कर दूंगा और उसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये क्या हो गया गाइस, एक्सप्लिसिट सुपर, ठीक है, तो एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट, तो इसको ही हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट सुपर कॉलिंग स्टेटमेंट। अगर इसको सेव करके हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इनसाइड फादर कंस्ट्रक्टर, इनसाइड सन क्लास कंस्ट्रक्टर, तो बेसिकली सेम आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं कोई एक्सेस नहीं करा, मतलब इंटीजर एक्स तो ले लिया लेकिन एक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट एन एग्जांपल मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, ओके गाइस, सो दैट्स इट। अब उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज लाइक फाइनल को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको रिलेटेड ही है, तो इसको खत्म करने के बाद हम यहाँ पे सेशन को रोक देंगे, तो जस्ट फ्यू मोर मिनट्स गाइस। ओके, तो फाइनल कीवर्ड यहाँ पे देखिए, फाइनल कीवर्ड क्या होता है, तो फाइनल इज अ कीवर्ड विच कैन बी यूज्ड विद अ वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। तो फाइनल कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने 70th पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है गाइज। आई होप अगर आपने उसको देखा है तो आपको ये वाला सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा एडवांस्ड है गाइज। ठीक है, तो इसको भी जरूर देख लो। फाइनल कीवर्ड को हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद द वेरिएबल, जस्ट अ मिनट इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसे ही क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। तो फाइनल वेरिएबल एक्ट्स एज अ कांस्टेंट whose वैल्यू कैन नॉट बी रीइनिशियलाइज। तो इसको हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर कोई वेरिएबल है जिसको मैंने फाइनल ऐसे डिक्लेयर कर दिया तो उसको फिर से मैं रीइनिशियलाइज नहीं कर सकता, यानी कि उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फाइनल मेथड्स कैन बी इनहेरिटेड बट कैन नॉट बी ओवररिडन। तो आपको पता है कि फाइनल मेथड्स को हम इनहेरिट तो कर पाएंगे लेकिन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं चेंज होगा। फाइनल मतलब यही डिसीजन फाइनल है, इसके बाद नहीं चेंज होगा। थर्ड अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन, उसके बाद ना हमारी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी। ठीक है, तो ओवरराइड मतलब क्या है, ओवरराइड मतलब चेंज करना। यहाँ पे अगर कोई मेथड फाइनल है तो उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। फाइनल मतलब थर्ड अंपायर डिसीजन। ठीक है, इसकी एनालॉजी आप समझ लो। अब उसके बाद अगर कोई क्लास फाइनल है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम इनहेरिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लास फाइनल है इसका मतलब उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट नहीं कर सकते मतलब उसके अंदर के जो मेथड से उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है गाइस ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद नोट एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी प्राइवेट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम प्राइवेट रख सकते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक भी हो सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार पब्लिक ही होना चाहिए या फिर डिपार्टी होना चाहिए, प्राइवेट भी हो सकता है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का जो है सिर्फ हम उसको इनहेरिट करके यूज करने वाले हैं, और जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है, राइट। तो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी स्टैटिक, स्टैटिक है तो क्लास नेम से उसको हम एक्सेस कर लेंगे। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट मेथड सॉरी गाइस, कैन मैं बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट कैनॉट, ये जो कैनॉट है इसको समझ लो, ये तो मैं कह रहा था। ठीक है, तो या एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैनॉट बी प्राइवेट, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैनॉट बी प्राइवेट मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट मेथड रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है प्राइवेट रहेगा, तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है, जिस क्लास में लिखा है उसी में उसका स्कोप रहेगा। अगर स्कोप उसी क्लास में रहेगा तो उसको हम इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, इनहेरिट नहीं कर पाएंगे तो ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, ओवरराइड नहीं कर पाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे चेंज होगा। तो बेसिकली कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर लिख रहे हैं तो इसका रीजन यही होता है कि इन फ्यूचर में उसको इनहेरिट करूंगा और उसके बाद मैं उसको ओवरराइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो अगर प्राइवेट है तो इनहेरिटेंस नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं होगा तो ओवरराइडिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए कोई भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो भी मेथड स्टैटिक होता है उसको हम क्लास के नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि गाइस जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। अगर उसको हम रन करना चाहते हैं तो पहले उसको हमें इनहेरिटेंस और इनहेरिट करना होगा। तो ये मान लो कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं इनहेरिटेंस उसके साथ चिपक के आ जाता है। तो इनहेरिटेंस के बिना ओवरराइडिंग नहीं होगी, ओवरराइडिंग नहीं होगी तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ठीक नहीं किया जा सकता। तो स्टैटिक मेथड है तो हम उसको इनहेरिट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ इंस्टेंस मेथड्स को ही हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो स्टैटिक कैन नॉट, मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो स्टैटिक कभी भी नहीं हो सकता। और उसके बाद सेम विथ फाइनल, जैसे जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया था कि अगर एक मेथड फाइनल है तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस भी क्लास में वो लिखा होगा उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही बारीकी से मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आपको आई होप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, तो इन सभी को प्लीज 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 रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, तो वीडियो को एक दो बार चाहे तो पीछे लेकर आप इसको सुन सकते हैं और एक दो बार। ठीक है, तो प्लीज उनको अच्छे से याद रख लो। राइट, ओके। उसके बाद इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू नॉन स्टैटिक मेंबर्स, मतलब इंस्टेंस मेंबर्स के साथ ही सिर्फ इनहेरिटेंस और ओवरराइडिंग होती है। स्टैटिक मेंबर्स के साथ इनहेरिटेंस ना हो सकती है, ना ही मेथड ओवरराइडिंग हो सकती है। स्टैटिक मेथड्स इन जावा कैन नॉट बी ओवररिडन। तो यही तो हमने इतनी बार बोला कि स्टैटिक मेथड हो तो उसको इनहेरिट भी नहीं कर पाएंगे, अगर इनहेरिट नहीं कर पाओगे तो उसको ओवरराइड भी आप कभी नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग फाइनल क्लास एंड सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच विल बी लाइक नोट पॉइंट हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस। और इसके बाद आएगा हमारा 21th पार्ट, तो उसको भी आप जरूर देख लेना, चेकआउट कर लो। मतलब आप जब देख रहे हो तो सब कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मतलब 25 Jan 22 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब आप देख रहे होंगे सब वीडियोस, पूरे के पूरे वीडियोस कंप्लीटली अपलोड हो चुके होंगे। तो जस्ट प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिए और एंड स्क्रीन में जो एलिमेंट आएगा इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं रखूंगा। तो बेसिकली आपको इजी हो जाएगा एक के बाद एक दूसरा देखने में। तो बेसिकली वो चीज़ मैं कर दूंगा गाइस। तो एंड तक अगर आप रुकेंगे तो आपको बिल्कुल वो दूसरा जो पार्ट है इसके बाद का 21th पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। गॉट इट? तो प्लीज गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, और कुछ कमेंट भी कर देगा तो गजब ही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, मुझे भी बहुत अच्छा लग जाएगा। ओके गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।